A very good morning, all my dear students. Today we will start the chapter डायरी का पन्ना. स्पर्श बुक पे से आपका पाठ है डायरी का पन्ना, जो कि श्री सीताराम शेख सरिया जी द्वारा लिखित है. It's on the page number 70 of your book. Please open the page. सबसे पहले हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानेंगे और फिर हम पाठ स्टार्ट करेंगे. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. सीताराम शेख सरिया. श्री सीताराम शेख सरिया जी का जन्म 1892 ईस्वी में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था. सीताराम शेख सरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता, जो कि कोलकाता के नाम से विख्यात है, में बीता. मतलब जन्म तो इनका राजस्थान में हुआ था, लेकिन ये पले बड़े कलकत्ता में. व्यापार व्यवसाय से जुड़े शेख सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे. संचालक मतलब उन्हें ये चलाते रहे. महात्मा गांधी जी के आवाहन पर बुलाने पर, क्योंकि जिस समय ये पले बड़े वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सब जगह विद्रोह हो रहे थे और महात्मा गांधी जी के बुलाने पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने भी भाग लिया. गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये बहुत ही करीबी रहे थे. सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी इन्होंने कई बार की, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था और सत्याग्रह आंदोलन जो था वो चल रहा था, तो कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा. कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी ये रहे. भारत सरकार ने इन्हें 1962 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया. सीताराम शेख सरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला. ये विद्यालय नहीं गए थे, लेकिन स्वाध्याय क्या होता है, अपने आप ही पढ़ते लिखते रहते थे, और स्वाध्याय से ही इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था. स्मृतिकन, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं. मतलब उल्लेखनीय प्रसिद्ध कृतियां मतलब रचनाएं हैं. अपने आप पढ़ना लिखना सीख कर भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की. यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वाध्याय से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. अगर मन में चाह हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है. पाठ प्रवेश. अब इस पाठ में क्या दिया गया है, जैसा कि पाठ का हेडिंग है डायरी का एक पन्ना. डायरी किसे कहते हैं? जिसमें कि हम दिन भर के अपने अनुभवों को, चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, खट्टे हों, मीठे हों, एक पुस्तक पर लिखते रहते हैं, उसे डायरी कहते हैं. और बहुत सारे बच्चे भी डायरी शायद लिखते होंगे. कई बच्चों को शौक होता है डायरी लिखने का, तो हो सकता है आप में से भी कोई डायरी लिखता हो. लेकिन इस पाठ में क्या बताया गया है, आओ इसके बारे में बात करें. अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छोड़ा था और छेड़ा, और इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई थी. अलग का मतलब होता है ज्योति जगाई थी. जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, तो उस आंदोलन के दौरान जो थे, महात्मा गांधी ने जनता के मन में आजादी पाने की एक ज्योति सी जगा दी थी. लोगों को प्रेरित किया था, लोगों को जागरूक किया था. देश भर से लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर थे, उतावले थे या तैयार थे. मतलब इस महासंग्राम में बहुत से लोग सामने आए, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, और लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, सब कुछ वारने के लिए भी तैयार थे. 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. अंडरलाइन दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर.
26 जनवरी 1930 ईस्वी में जब जो पहले भारत गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, वहां पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा और फिर उस समय यह भी प्रण लिया गया कि हर साल इस स्वतंत्रता दिवस को हम इस तारीख को मनाते रहेंगे। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। बाद में उत्तरोत्तर बाद के समय में 1950 में यही दिन हमने अपने गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया और हम 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे और वे प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते उसे अपनी निजी मीन्स अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करते थे, लिख लिया करते थे। प्रतिदिन बहुत सी घटनाएं घटती थी क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और जो भी वहां पर घटित होता, कलकत्ता में घटित होता, उसे अपनी डायरी में वो लिख लेते और यह क्रम मीन सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। देखो, 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और अगले वर्ष 26 जनवरी 1931 को जो भी घटित हुआ वो सब श्री सीताराम सेकसरिया जी ने अपनी डायरी में लिखा और उसी का एक पृष्ठ आपकी बुक में एज अ चैप्टर इंक्लूड किया गया है। उनकी डायरी का एक पृष्ठ, जैसे डायरी का एक पन्ना होता है, पृष्ठ को कहा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया, जोश खरोश उत्साह से मनाया। अब लेखक कौन है? श्री सीताराम सेकसरिया जी। तो उन्होंने जो भी उस दिन घटित हुआ, जो भी वहां पर घटनाएं घटी और लोगों ने बहुत उत्साह से उसमें भाग लिया, वो सब इस डायरी के एक पन्ने में जो है वो लिखा गया है। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए और उस स्वतंत्रता आंदोलन में उस दिन को मनाने के लिए बहुत से लोग बढ़ चढ़कर आगे आए थे। बहुत सी औरतों ने भी उसमें भाग लिया था और उस दिन को संपन्न बनाने में लोग बहुत उत्साहित थे। और उस समय में अंग्रेजों ने किस तरह महिला कार्यकर्ता औरतों पर भी, जो औरतें उसमें भाग ले रही थी, कैसे कैसे जुल्म किए थे, वो सब इस पाठ में वर्णित है। उस सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। ये पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है, यह भी बताता है कि एक संगठित समाज, संगठित जिसमें एकता की भावना हो, अगर कृत संकल्प हो जाए, कृत संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह ना कर सके। कहने का भाव कि अगर हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हमारे समाज के कुछ लोग, जो हमारे सामाजिक लोग हैं, अगर वो मिलकर दृढ़ निश्चय कर ले कि उसका विरोध करेंगे, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वे नहीं कर सकते। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। डायरी का पन्ना, पेज नंबर 70। डायरी, अभी मैंने बताया कि डायरी क्या होती है, आप सब जानते ही हो, आप 10th क्लास में हो आप। तो अपने दिन भर के अनुभवों को एक पुस्तक पर लिखना ही डायरी कहलाता है। पन्ना मतलब पृष्ठ। और दिन कौन सा है? 26 जनवरी 1931 का दिन है। दिन कौन सा है? 26 जनवरी 1931 का दिन है। और 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। अमर दिन किसे कहते हैं? जो हमेशा तक याद रहे। अमर मतलब जो हमेशा तक याद रहे। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, उसका दोहराया गया था, मतलब उसे मनाया गया था। अब सबसे पहले मैंने पिछले पेज पर बताया था कि 26 जनवरी 1930 में ये पहली बार मनाया गया था, और अब इस दिन जो है वो 26 जनवरी 1931 के दिन उसकी पुनरावृत्ति थी, मतलब उसे दोबारा से मनाया गया था, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। उस दिन को संपन्न बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। गत वर्ष पिछला वर्ष कौन सा है? 1930 ईस्वी की बात हो रही है। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। किसकी बात हो रही है? कलकत्ता वासियों का। अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। प्रचार और प्रसार में उस दिन को संपन्न बनाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए 2000 रुपया खर्च किया गया था। ये जिस समय की बात हो रही है उस समय में 2000 रुपए बहुत अधिक महत्व रखते थे। सारे काम का भार अपने समझते थे जो कार्यकर्ता थे, अपने ऊपर है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया गया था। मतलब जो कार्यकर्ता जिन्होंने इस दिन को संपन्न बनाने के लिए, जिनके कंधों पर विशेष जिम्मेदारी थी, उनके घर जा जाकर उनको जिम्मेदारी समझाई गई थी कि यह व्यक्ति इतना काम करेगा, एक व्यक्ति झंडियां लगाएगा, एक व्यक्ति सड़कों पर जाकर प्रचार करेगा, घर घर जाकर बताएगा। मतलब हर एक का काम बांट दिया गया था ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। बड़ा बाजार कलकत्ता का एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध इलाका है। ये जगह का नाम है बड़ा बाजार। वहां पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसे मालूम होता था मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। यहाँ पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो? स्वतंत्रता मिली नहीं थी। स्वतंत्रता तो हमें 1947 में मिली, लेकिन लोगों ने मन ही मन मान लिया था कि वो स्वतंत्रता पाकर रहेंगे, और वो स्वतंत्र हो चुके हैं। और उन्होंने ऐसी मन में धारणा बना ली थी। तो इस तरह उन्होंने कहा कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे, हर भाग में झंडे फहराए गए थे, लगाए गए थे। लोगों के घरों के बाहर भी झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य मतलब लोग जाते थे, उसी रास्ते में उत्साह था, जोश था, नवीनता थी। नवीनता मालूम होती थी, मतलब नयापन मालूम हो रहा था। मतलब कुछ बदलाव सा दिखाई दे रहा था। जैसे घर में कोई फंक्शन हो या शहर में कोई समागम हो तो पूरे शहर को सजाया जाता है, उसी तरह वहां पर नवीनता सी मालूम हो रही थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। अंडरलाइन कर लीजिए, इस पैराग्राफ से आपको एक आंसर भी मिलेगा बैक एक्सरसाइज जब आप डिस्कस करेंगे हम। तो पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। गश्त मतलब इधर घूम घूम कर निगरानी करना, गश्त करना, घूम घूम कर निगरानी करना। पुलिस गाड़ियां गश्त लगाती है ना, जब कर्फ्यू लगता है या लोगों के बाहर निकलने में मनाही होती है तो पुलिस गश्त करती है। तो उस समय भी शहर में पुलिस जो थी वो गश्त कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे, लारी होता है गाड़ी, में गोरखे और सार्जेंट होता है सेना में एक पद होता है, वो सब प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी ताकि कोई भी घटना ना घटित हो और भारतीय लोग अपने स्वतंत्रता के दिन को ना मना सके। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे ही घेर लिया था। मतलब पुलिस थी, अंग्रेजी राज था। और उस समय लोगों को ये आशंका थी कि कहीं लोग जो है वो पार्कों में, सड़कों पर, मैदानों में इकट्ठा ना होना शुरू हो जाए इस दिन को मनाने के लिए। तो पुलिस ने अपनी पूरी निगरानी रखी थी।
मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का अर्थ होता है स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को भोर में ही 6 बजे से पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। शाम का समय रखा गया था वहां पर सभा करने का, लेकिन जो पुलिस थी वो मन ही मन डरी हुई थी, तो इसलिए उसने 6 बजे सुबह ही उस मतलब पार्क को, भोर का मतलब होता है सुबह, घेर लिया था। तब कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। शरदानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। तो कई जगह सुबह भी झंडा फहराया गया। तो अविनाश बाबू जो कि मुख्य कार्यकर्ता थे उस समय, उन्हें तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया और लोगों को भी मारा और वहां से उनको हटा दिया गया था। मतलब पुलिस नहीं चाहती थी कि वहां पर लोग इकट्ठे हों और वहां पर कोई जमावड़ा हो, लोग इकट्ठे होकर अंग्रेजों का विरोध करें। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। वो उस पार्क के भीतर मतलब अंदर ना जा सके, ये भी एक कार्यकर्ता है। वहां पर काफी मारपीट हुई। मारपीट किसने की थी? अंग्रेजी पुलिस ने। और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए थे, काफी लोग घायल हो गए थे। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया और बहुत सी जो लड़कियां थी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस आंदोलन में औरतें भी भाग ले रही थी। गुजराती सेविका संघ की ओर से भी जुलूस निकाला गया था और जिसमें कि बहुत सी लड़कियों ने भाग लिया और अंग्रेजों ने औरतों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। झंडोत्सव, झंडा फहराया। झंडोत्सव, अब ये शब्द देखो, झंडा प्लस उत्सव की यहाँ पर संधि हुई है, तो झंडा प्लस उत्सव की हम संधि करें तो झंडोत्सव बन जाता है। जानकी देवी, मदालसा, मदालसा बजाज नारायण, मतलब ये उनकी आगे पुत्री थी, आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का मतलब क्या है, मतलब है समझाया गया। मतलब लड़कियां भी इसमें भागीदारी निभा रही थी और उन्हें समझाया गया विशेषकर कि इस उत्सव को मनाने का क्या मतलब है, क्या कारण है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिनमें कि मुख्य रूप से पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई, मुख्य रूप से पूर्णोदास, ये भी उनके मुख्य कार्यकर्ता हैं, और पुरुषोत्तम राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जगह जगह फोटो भी उतरवाए जा रहे थे, क्योंकि फोटो ही वो सबूत थे जिससे कि पूरे भारतवर्ष को बताया जा सके कि कलकत्ता में ये दिन पूरे उत्साह से मनाया गया और बहुत सा कार्य वहां पर संपन्न हो रहा है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सुभाष बाबू के जुलूस का भार श्री पूर्णोदास पर था। यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, मतलब हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की, ठीक स्थान पर पहुंचने की भी कोशिश कर रही थी। जगह जगह पर स्त्रियां भी अपने जहां जहां जिसकी ड्यूटी लगी थी, जहां जहां जिसने पहुंचना था, सब लोग अपनी ही तैयारी में लगे थे। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। भोर मतलब सुबह। मॉन्यूमेंट के पास जैसा सुबह को दृश्य दिखाई दे रहा था, अब वो 1 बज गया था, अब वहां वैसा नहीं दिखाई दे रहा था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी? मतलब पुलिस वहां से हट गई थी तो लोगों ने सोच लिया कि शायद पुलिस ढीली पड़ गई है और वो अपना रंग नहीं दिखाएगी, लेकिन पुलिस जो थी वो तो उन पर आंखें गड़ाए थी। पुलिस कहाँ रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठी
होने लगी थी। 3 बजे ही वहां पर लोग इकट्ठा शुरू होने लगे थे। लोग टोलियां बना बनाकर, ग्रुप्स में टोलियां बना बनाकर लोग झुंडों में वहां इकट्ठे होना शुरू हो गए, मैदानों में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। अंडरलाइन दिस लाइन विल कम फॉर द, आशय स्पष्ट करो कि आज जो बात थी वो निराली थी। बात निराली क्यों थी? क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह था, सजावट अनोखी थी और लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, स्त्रियां भी भाग ले रही थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में कभी नहीं की गई थी। और ये सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई एक मतलब कि अंग्रेजों को सामने से लड़ने के लिए बुलावा दिया गया था। एक ओपन लड़ाई इसे कहा गया है। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। अब ऐसे में पुलिस भी जो थी वो डरी हुई थी और उन्होंने एक नोटिस निकाला था। मार्क दिस पैराग्राफ, दीज 4-5 लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि पुलिस कमिश्नर ने क्या नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। अमुक अमुक धारा मतलब अकॉर्डिंग टू द मतलब कि जो भी वहां पर धारा 144 लगाई गई थी, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे अकॉर्डिंग टू द लॉज, कि कोई भी धारा जो है उसके अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। अंग्रेजी सरकार थी और बहुत से भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और उनके ही दफ्तरों में काम कर रहे थे। और उन्हें भी समझा दिया गया कि अगर तुम लोग इस सभा में भाग लोगे तो तुम अपनी नौकरी से भी जाओगे, तुम्हें भारतीयों का साथ नहीं देना। वे भारतीय थे पर उन्हें डराया गया था कि तुम्हें भारतीयों का साथ बिल्कुल भी नहीं देना है। और इधर दूसरी साइड देखो, इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। जो काउंसिल थी उसकी तरफ से ये नोटिस निकाला गया कि 4 बजे झंडा फहराया जाएगा, 4:24 पर। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। झंडा कब फहराने के लिए समय कौन सा नियत किया गया था? 4:24 पर। तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। प्रतिज्ञा मतलब ओथ, सेरेमनी होती है ना, प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। मतलब सब लोगों को आमंत्रित किया गया था, उन्हें बुलावा दिया गया था कि सब लोग उस सभा में भाग लें, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा भारतीय वहां इकट्ठे होंगे उतना ही अंग्रेजी सरकार पर, अंग्रेजों पर दबाव पड़ेगा और वो इस भारत को छोड़कर चले जाएंगे। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी भी नहीं की गई थी। ऐसी सभा उस सभा उस समय हुई, पहले कभी भी ऐसी सभा नहीं हुई थी इससे पहले समय में। तो इसके बाद क्या हुआ कि ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। सुभाष बाबू जुलूस लेके आ गए थे। उनको चौरंगी पर ही रोक लिया गया था और भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। पुलिस जो थी वो जुलूस को रोक नहीं सकी थी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे, क्योंकि वो वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और लोगों में उस नारे के द्वारा उत्साह पैदा कर रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, ज्योतिर्मय गांगुली भी एक कार्यकर्ता है, उन्होंने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। मतलब पुलिस लाठियां बरसा रही थी और ज्योतिर्मय गांगुली ने कहा कि आप पर भी लाठियां पड़ सकती हैं, इसलिए आप इधर आ जाइए, आपको अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन सुभाष बाबू में उत्साह बहुत अधिक था, वो अंग्रेजों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उन्होंने उसे नकार दिया और कहा कि वो आगे ही बढ़ेंगे। ये सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का अपना विशेष फासला नहीं था। ये सब तो
अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। ये सब अपनी आंखों से देखा। किसने देखा? सीताराम सेकसरिया लेखक ने देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर उनका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। आंख मिच जाना मतलब आंखों से वो देखा नहीं जा रहा था, आंखें बंद हो जा रही थी। इधर ये हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गई। मतलब एक तरफ अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी पुलिस जो थी वो लाठियां बरसा रही थी, उनका ध्यान बट गया और उसका फायदा औरतों ने उठाया और झट से ही वो झंडा लेकर मॉन्यूमेंट पर चढ़ गई और उन्होंने झंडा फहरा दिया और घोषणा पड़ी। मतलब किसी तरह भी इसको संपन्न बनाना था, ये लोगों ने ठान ली थी और उसे साकार रूप स्त्रियों ने दे दिया। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई। प्राय सबके पास ही झंडा था, सब हाथों में झंडा लिए थी। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी नहीं हटते थे। वॉलेंटियर किसे कहा जाता है? स्वयं सेवी, जो लोगों की मदद करते हैं। वो अपने स्थान से लाठियां उन पर बरस रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं हट रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी और बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी। मतलब पुलिस भी अब लाठियां बरसा बरसा कर बहुत थक चुकी थी लोगों, लेकिन लोग थे कि वो मान नहीं रहे थे। लोग जो है थे वो उनका विरोध कर रहे थे। तो पुलिस भी थोड़ी सी अब ठंडी सी पड़ी थी। तो लोगों, जस्ट अ मोमेंट, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर रुक गई लेकिन फिर से डंडे चलाने पुलिस ने शुरू कर दिए थे। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत सारे आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि पुलिस जो थी वो लगातार लाठियां बरसा रही थी और लोग तितर बितर होना शुरू हो गए थे। करीब 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई, लेकिन स्त्रियों ने भी हट ना छोड़ा और मोड़ पर धरना देकर 50-60 स्त्रियां बैठ गई। तो यहाँ पर मार्क कर लीजिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि धर्म तल्ले के मोड़ पर जुलूस क्यों टूट गया। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा, जो कि एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी, कर रही थी। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे मोड़ पर ही बैठ गई। मतलब पुलिस भी थी जो स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी और उन्हें रोक दिया गया था, लेकिन स्त्रियां वहीं धरना देकर बैठ गई थी। वो टलने वाली कहाँ थी। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती रही। इस प्रकार पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयंका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था दमदम जेल में, ये जेल का नाम है दमदम जेल, में भी अपने साथ था, वो भी पकड़ा गया। मतलब पुलिस जो थी वो बहुत अधिक गिरफ्तारियां कर रही थी ताकि वे विशेष लोगों को, जो उनके मुख्य कार्यकर्ता थे, उनको पकड़ रही थी ताकि वे लोगों के मन में स्वतंत्रता के दिवस को मनाने का उत्साह पैदा ना कर सके। पहले तो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी तेजी से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़ पकड़कर उसे खुद कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया गया। इस पर वे स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां भी उसे छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई और उसे मालूम हुआ कि थाने में भी मारा गया था। कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ ली गई थी। कितनी स्त्रियों की गिरफ्तारी हुई थी? 105 स्त्रियों की। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। और कलकत्ता में आज
तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाए हैं और कईयों की हालत भी संगीन है, मतलब खतरनाक है, गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। तो जानकी देवी के साथ वे वहां गए। कुछ लोगों को चोटें लगी थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख कर रहे थे। ये एक भारतीय डॉक्टर थे और उनकी मरहम पट्टी कर रहे थे और उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में 103 वहां आ पहुंचे थे। यहाँ तक मार्क कर लीजिए। देर आर 4-5 लाइन्स लेफ्ट, यू रीड इट योरसेल्फ and we'll discuss the question answers in the next meeting. Read this chapter properly और मार्क करिए। आज आपने पार्ट नंबर 74 पेज पे आइए, अपने पार्ट नंबर 1। दिस इज रिलेटेड विद द वाक्य विचार के साथ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आज आपने खुद सॉल्व करना है। और पार्ट नंबर 3 संधि विच्छेद करें, ये आपने या संधि करें, ये टॉपिक आपने 9 पे किया है, इसको भी आज आपने खुद सॉल्व करना है। 74 पेज पर पार्ट नंबर 1 और 75 पेज पर पार्ट नंबर 3 यू हैव टू सॉल्व ऑन द बुक and read this chapter today properly. Mark main lines and mark all the answers. क भाग और ख भाग दोनों के आंसर्स जो है वो आपने अपनी बुक पर आज मार्क करने हैं। Otherwise, afterward, it is very difficult for us to discuss the answers if you have not read the chapter properly. Thank you all.